नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम ने क्या खोले राज, आरएसएस के बयान से क्यों खुश हुए उद्धव और शरद पवार, एकनाथ शिंदे के बयान पर विपक्ष को क्यों लगी मिर्ची और बीएमसी चुनाव से पहले किसने छोड़ा उद्धव ठाकरे का साथ, और विधानसभा स्पीकर पर क्या है विपक्ष के आरोप। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। गिरफ्त में आए नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम ने उगले बड़े राज, हिंसा की प्लानिंग का सामने आया पूरा वीडियो, पुलिस ने तेज की धरपकड़। औरंगजेब विवाद पर आरएसएस ने दिया ऐसा बयान, शरद पवार और उद्धव ठाकरे गुट ने किया स्वागत। औरंगजेब की कब्र को लेकर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, बोले अमेरिका ने भी ओसामा बिन लादेन को दफन नहीं होने दिया। बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को तगड़ा झटका, जलगांव के बड़े नेता बीजेपी में हुए शामिल। मुखपत्र सामना में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना, लिखा बीजेपी के पेट में पड़ रहा है नया शिवज। खबरों में सबसे पहले बात नागपुर हिंसा की। नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। उसने ऐसे ऐसे राज पुलिस के सामने खोले हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। नागपुर हिंसा मामले में अभी तक कई एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। 3 पुलिस स्टेशन में अभी तक 6 एफआईआर दर्ज हुई और 1250 लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें से 100 से 200 लोगों को पहचान लिया गया है। सोशल मीडिया से जो वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं, जो वायरल करने वाले लोग हैं, उनको भी नागपुर पुलिस की साइबर यूनिट जो है उनकी जांच कर रही है। 100 से 150 सीसीटीवी कैमरा के फुटेज भी जांच के दायरे में आ चुके हैं, इनकी जांच की जा रही है। जो फुटेज पुलिस के हाथ लगी है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दंगाइयों ने किस कदर सड़कों पर हैवानियत का नंगा नाच किया और किस तरह से गाड़ियों को निशाना बनाया गया, तोड़फोड़ की गई, दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन अब पुलिस ने इन लोगों के होश ठिकाने लगाने के लिए तगड़ा एक्शन लिया है। नागपुर हिंसा में टेररिस्ट कनेक्शन का एंगल मिला है। दरअसल ये पूरा बवाल कश्मीर की तर्ज पर अंजाम दिया गया। कश्मीर की तरह ही इस बवाल में भी अचानक भीड़ जुटी और इस भीड़ में शामिल सभी दंगाई रुमाल से अपना चेहरा ढके हुए थे। पत्थरबाजी का पैटर्न भी कश्मीर वाला ही था। इसके अलावा पुलिस ने इस दंगे से जुड़े 66 ऐसे वीडियो ट्रेस किए हैं जिनसे देखकर पता चलता है कि कैसे भीड़ को उकसाया गया। इस इनपुट के बाद महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड दंगे की जांच में जुटी है। इस टीम में शामिल अधिकारियों का मानना है कि दंगे का मास्टरमाइंड फहीम तो सिर्फ एक मोहरा भर है। इस दंगे को कंट्रोल कोई और कर रहा था। आशंका है कि दंगे की रूपरेखा जो है वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार की थी और इसे स्लीपर सेल के जरिए अंजाम दिया गया, जिसमें भीड़ जुटाने के लिए एक पूरा जो विधिवत तरीका है सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया। अधिकारियों के मुताबिक दंगाइयों ने कश्मीर पैटर्न को फॉलो करते हुए पुलिस को मुख्य निशाने पर रखा। खासतौर से फोकस जो था वो पुलिस ही थी। पुलिस पर यहाँ पर निशाना रखा गया और पुलिस अब तक इस मामले में फहीम और उसकी पार्टी के 10 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है। इन आरोपियों को कभी आमने सामने बैठाकर तो कभी अलग अलग पूछताछ की जा रही है, क्योंकि फहीम के बुलावे पर इतनी बड़ी भीड़ नहीं आ सकती। ऐसे में भी ये पता किया जा रहा है कि फहीम के पीछे किस ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। मामले की जांच से जुड़ी विभिन्न एजेंसियों के मुताबिक दंगे की जांच में पहला पॉइंट फंडिंग का है। ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि इसके लिए फंडिंग कहां से की गई और किसने की। इसके अलावा भीड़ जुटाने के लिए कब और कैसे इंतजाम किया गया, ये भी पता किया जा रहा है कि भीड़ को पैसा किसने बांटा। इसके अलावा टूल किट और अफवाह फैलाने की रणनीति की भी जांच कराई जा रही है। पुलिस के मुताबिक आशंका है कि 17 मार्च को हुए इस दंगे की योजना किसी मदरसे में बैठकर कुछ दिन पहले ही बनाई गई थी और इसके पीछे एक बड़े मौलाना का हाथ माना जा रहा है। माना यह जा रहा है कि इस दंगे की साजिश में कोई धर्म गुरु भी शामिल था। जांच एजेंसियों के मुताबिक देखा जा रहा है कि दंगे के बाद आरोपियों को भागने और छिपने में किन लोगों ने मदद की। इस मामले में पुलिस ने अब तक 100 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट भी किया। इसके अलावा अन्य आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरे और सोशल मीडिया में वायरल वीडियो को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस कमिश्नर रविंदर सिंघल ने बताया कि हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने पत्थरबाजी, आगजनी और पुलिस पर हमले किए।
वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी हिंसा को साजिश करार दिया है। यानी पुलिस के हाथ जो सबूत लगे हैं और जो जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं, वो चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। फहीम ने भी पुलिस के सामने कई राज उगले हैं, जिसके बाद पुलिस की जो जांच का दायरा है वो और ज्यादा बढ़ गया है। यानी 102 दिन में इस पूरे साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब विवाद पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया भी सामने आई। संघ ने कहा कि औरंगजेब की आज कोई प्रासंगिकता नहीं है। वहीं नागपुर हिंसा पर आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर ने कहा है कि किसी तरह की हिंसा समाज के लिए ठीक नहीं है। पुलिस ने इसका संज्ञान लिया है, वो इसकी तह तक जाएंगे। क्या औरंगजेब की कब्र हटाई जानी चाहिए? क्या औरंगजेब की आज कोई प्रासंगिकता है? इस पर उन्होंने कहा है कि कोई प्रासंगिकता नहीं है। अब आरएसएस के इसी बयान का उद्धव ठाकरे गुट के सांसद अरविंद सावंत ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हम आरएसएस के बयान का स्वागत करते हैं, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने भी इस बयान का स्वागत किया और उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, मैं बयान का स्वागत करता हूं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि वही बात अपने चेलों को क्यों नहीं बताते। सरकार तुम्हारी है ना, कान खींच लो। आरएसएस का नाम लेकर ही तो सरकार चलती है, चाहे केंद्र हो या राज्य हो। आपके मंत्री जिस ढंग से उकसाने वाले बयान देते हैं, एक बार नहीं बार बार कहते रहे हैं, दरारें तो आप ही पैदा करते हो। तो यहाँ पर जरूर आरएसएस का जो बयान आया है, उन्होंने औरंगजेब की प्रासंगिकता पर भी सवाल खड़े किए, लेकिन उन्होंने कहा है कि इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। 400 साल पुराने इतिहास पर अब बवाल क्यों मचा है? लेकिन औरंगजेब की कब्र को लेकर पूरे महाराष्ट्र में एक तरह की आग फैल गई है और अब आरएसएस का जो बयान आया है उसको लेकर यहाँ पर उद्धव गुट यानी पूरे विपक्ष ने इसका स्वागत किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर बवाल मचा है। इस बीच राज्य के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने औरंगजेब की कब्र हटाने की बात के पक्ष में बोलते हुए हाल ही में कहा, अमेरिका ने भी ओसामा बिन लादेन को अपनी जमीन पर दफनाने की इजाजत नहीं दी और किसी भी महिमा मंडल से बचने के लिए उसके शव को समुद्र में फेंक दिया था। इस बीच विधान परिषद में शिवसेना यूबीटी के एमएलसी अनिल परब और एकनाथ शिंदे के बीच तीखी नोकझोंक हुई। उस बीच उन्होंने अमेरिका का उदाहरण देते हुए ये बात कही। नागपुर हिंसा के बारे में बात करते हुए शिंदे ने मुगल सम्राट औरंगजेब के महिमा मंडन पर सवाल उठाया, जिसकी कब्र पर इस समय विवाद छिड़ा है और दक्षिणपंथी संगठनों ने कब्र को हटाने की मांग की है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, औरंगजेब कौन है? हमें अपने राज्य में उसका महिमा मंडन क्यों होने देना चाहिए? वह हमारे इतिहास पर एक धब्बा है। मुगल सम्राट ने मराठा राजा छत्रपति संभाजी राजे को इस्लाम अपनाने का ऑप्शन दिया था, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया और उन्हें बेरहमी से प्रताड़ित किया गया और मार डाला गया। शिवसेना यूबीटी के एमएलसी परब ने आरोप लगाया कि शिंदे ने केंद्रीय एजेंसियों के डर से महाविकास अघाड़ी से बीजेपी में वो शामिल हो गए थे, जिस पर पलटवार करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा, यहां तक कि अमेरिका ने भी ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद ये सुनिश्चित किया था कि उसे उनकी जमीन पर ना दफनाया जाए। उन्होंने किसी भी महिमा मंडन को रोकने के लिए उसे समुद्र में फेंक दिया था। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल ने सीएम देवेंद्र फडणवीस के शासन की तुलना औरंगजेब के शासन से की थी। एकनाथ शिंदे ने इस तुलना की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, क्या कभी फडणवीस ने कभी किसी पर ऐसा अत्याचार किया जैसा औरंगजेब ने अपने दुश्मनों पर किया था? उन्होंने सवाल किया और अनिल परब की तरफ मुड़कर पूछा, क्या मुख्यमंत्री ने उन्हें प्रताड़ित किया है? जिस पर अनिल परब जो थे उन्होंने भी एकनाथ शिंदे पर वार किया और विधान परिषद में जमकर हंगामा देखने को मिला। खबरों में आगे का रुख करते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल मची है। मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे एड़ी चोटी का जोर लगा रहे, तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी के नेता उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। जलगांव के एरंडोल में 3 पूर्व नगर अध्यक्ष, पंचायत कमेटी के 2 पूर्व सभापति सहित कई पदाधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। दरअसल ठाकरे गुट के उप जिला प्रमुख दशरथ महाजन, पूर्व नगर अध्यक्ष किशोर निम्बालकर, राजेंद्र चौधरी और पूर्व नगर अध्यक्ष और पूर्व नगर सेवकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। मुंबई में बीजेपी ऑफिस में मंत्री गिरीश महाजन और कार्याध्यक्ष रविंद्र चौहान की मौजूदगी में ये पूरा कार्यक्रम रखा गया, जहां उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। एरोंडल विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले भगवान महाजन ने भी बीजेपी में एंट्री की है और उप जिला प्रमुख दशरथ महाजन सहित पदाधिकारियों के बीजेपी में शामिल होने से ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा चुनाव के बाद ठाकरे गुट के कई प्रमुख पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और इससे उद्धव ठाकरे की सियासी जमीन कमजोर हुई है। स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनावों की पृष्ठभूमि में इस प्रवेश को काफी महत्व दिया जा रहा है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव
2024 में उद्धव ठाकरे की शिवसेना का प्रदर्शन काफी खराब रहा। अब महानगर पालिका चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को फिर बड़े झटके लग रहे हैं। अब चर्चा ये चल रही है कि चुनाव तक कई नेता बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले जनवरी में उद्धव ठाकरे के 5 पार्षद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जिनमें विशाल धनवाड़े, पल्लवी जावले, प्राची अल्हाट, संगीता तोसर और बाला ओसवाल जैसे नाम शामिल हैं। और लकीर धनवाड़े और ओसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट भी की थी, जहां पर उन्होंने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा था। और खबरों के आखिर में बात शिवसेना के मुखपत्र सामना की। औरंगजेब की कब्र पर बवाल के बीच शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में एक बार फिर औरंगजेब को लेकर उद्धव गुट ने बीजेपी पर निशाना साधा। सामना में लिखा गया है कि देवेंद्र फडणवीस को शिवाजी महाराज से ज्यादा औरंगजेब महत्वपूर्ण लगता है। मुखपत्र में यह भी लिखा गया है कि सीएम देवेंद्र फडणवीस रणा भीम देवी की तरह केवल भाषण देते हैं, लेकिन वास्तव में कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते। ये बार बार दिख रहा है। साथ ही ये भी कहा गया कि बीजेपी के पेट में नया शिवाजी पल रहा है। पत्र में नागपुर में हुए दंगों को लेकर सवाल उठाए गए। लिखा गया है कि औरंगजेब की कब्र को लेकर नागपुर में दंगे भड़क उठे, पुलिस पर हमले हुए, नागपुर में आगजनी की घटनाएं हुई। नागपुर का 300 साल का इतिहास है और इन 300 सालों में कभी दंगे नहीं हुए, तो अब ये विवाद क्यों भड़का? फडणवीस कहते हैं कि ये दंगाई बाहरी थे। बाहरी दंगाई शहर में आकर उपद्रव मचाने तक पुलिस क्या कर रही थी? गृह मंत्रालय के गुप्तचर सो रहे थे क्या? ऐसे में सवाल उठ रहे हैं। और सामने में आगे लिखा गया है कि लोकसभा में बीजेपी के उड़ीसा के बारगढ़ से सांसद प्रदीप पुरोहित ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि हमारे शिवाजी मोदी हैं। मोदी पिछले जन्म में छत्रपति शिवाजी थे। तो अब बीजेपी ने नए शिवाजी को जन्म दिया है और इसके लिए मूल शिवाजी को खत्म करने की उनकी योजना फिर छत्रपति शिवाजी महाराज को खत्म करना है। तो पहले औरंगजेब की कब्र को ध्वस्त करना होगा। यानी बीजेपी को लेकर एक के बाद एक कई बार उन्होंने किए हैं। विपक्ष में लगातार औरंगजेब को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग भी की जा रही है, तो वहीं जो अजीत पवार की एनसीपी है वो इसका विरोध कर रही है। महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।